दोस्तों, जब आप भारत की तरह गुटनिरपेक्ष होते हैं, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा आपको तब भुगतना पड़ता है जब दुनिया के दो पक्षों में झगड़ा हो रहा हो, क्योंकि न तो आप इसका साथ दे सकते हैं, ना ही उसका साथ दे सकते हैं। बहुत ही चालाकी और शार्पनेस के साथ आपको कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। हालांकि फिर भी आपका निर्णय एक तरफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही पॉलिसी है गुटनिरपेक्षता की। भारत आज तक इसी को फॉलो कर रहा है। कई बार फायदा तो हुआ। ये कहते हैं कि देखिए, रशिया और अमेरिका दोनों से एक साथ एक ही समय में हम लोग दोस्ती रख पाते हैं, लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी होते हैं, और वही नुकसान अब भारत को हो रहा है। क्योंकि जब आप गुटनिरपेक्ष हो और उसके बाद दो पक्षों में झगड़ा हो भी रहा हो और वो दोनों ही पक्ष आपके दोस्त हो, उस समय तो स्थिति आपकी ऐसी आ सकती है कि न तो निगल सकते और न ही उगल सकते। और ऐसा ही कुछ भारत के साथ हुआ है। दरअसल भारत के दो सबसे पक्के दोस्त इस समय झगड़ चुके हैं, और ये भारत के लिए यकीनन तकलीफदायक चीज होगी भविष्य में। अगर भारत के सामने ये परिस्थिति आती है कि दोनों में से किसी एक को चुनना हो, तो ये निश्चित रूप से खतरनाक हो सकता है भारत के लिए। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है रशिया और इजराइल की। दोनों ही देश भारत के अच्छे दोस्त हैं, भारत के बड़े सहयोगी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि भारत सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट इन्हीं दो देशों से खरीदता है। अब अगर इन दोनों देशों में तालमेल अच्छा चलेगा, अच्छा नहीं तो बुरा भी ना हो, कम से कम दोनों ही देश न्यूट्रल रहे एक दूसरे के लिए, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर दोनों देश उग्र हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, तो यकीनन ये तो भारत के लिए टेंशन वाली बात है। अगर अभी तक इजराइल और रशिया के बीच की बात की जाए तो कई मामलों में इनके टकराव होते होते बचे हैं, खासकर सीरिया वाले इलाके में। बाकी के भी मिडिल ईस्ट के देशों में आप देखें तो दोनों देशों के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों ही देश एडजस्ट कर लेते हैं। अभी हाल ही का एग्जांपल अगर देखा जाए तो यूक्रेन ने, ये युद्ध शुरू हुआ उसके बाद इजराइल से आयरन डोम मांगा। अगर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम यूक्रेन को मिल जाता तो कहीं ना कहीं उसे बढ़त और मिल सकती थी, क्योंकि आयरन डोम हम जानते हैं कि बैटल टेस्टेड है। इसी के साथ साथ कई और हथियार भी मांगे गए इजराइल से। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा भी इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप यूक्रेन को हथियार भिजवाइए जो कि रशिया के खिलाफ लड़ने में उसकी मदद करे। तो यहाँ पर इजराइल ने साफ इनकार कर दिया, और ये रशिया के पक्ष में बहुत बड़ी बात थी। इजराइल जो कि रशिया से ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप तो नहीं रखता, उसके बावजूद इस तरह की चीजें करके वो सीधे सीधे रशिया को समर्थन दे रहा है। इसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते अब आगे और सुधरेंगे। भाई, इजराइल को मालूम था कि अगर हम लोग डायरेक्टली यूक्रेन को समर्थन देंगे, हथियार भिजवाएंगे, तो रशिया सीरिया के अंदर हमें तकलीफ दे सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए वो न्यूट्रल बना रहा। उसके बाद नेफ्ताली बेनेट रशिया की यात्रा पर भी जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते, दोनों ही नेताओं के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, और वो आती है रशिया की तरफ से। दरअसल रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर युद्ध थोपा, और इस वजह से रशिया का जो पूरे यूरोपियन देशों में बाइकआउट हो रहा है, जो हेट फैलाई जा रही है रशिया के खिलाफ, इन सब से बचने के लिए उसने सहारा लिया नाजी जर्मनी का। यानी हिटलर की बात आप कर दीजिए, उसके बाद सारे यूरोपियन देश आपके पक्ष में आ जाएंगे। रशिया की तरफ से दरअसल बार बार ये कहा गया कि यूक्रेन जो है वो नाजीवाद से इस समय ग्रसित है, और हमारी सेना यानी रशियन फोर्सेस उसी नाजीवाद के खिलाफ लड़ रही है, और जब तक नाजीवाद पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। बराबर इस तरह की चीजें आपने पहले सुनी, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताए भी थे। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि ये सारी चीजें सही नहीं है। अब इजराइल ने इसका ऑब्जेक्शन लिया। इजराइल की तरफ से उनके विदेश मंत्री के द्वारा इन बातों का खंडन किया गया। इजराइल आप जानते हैं कि नाजी जर्मनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इजराइल में रहने वाले लोग कौन हैं? यहूदी हैं, जूइश लोग हैं। उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया था हिटलर ने और उसकी सेना ने। बराबर, अब वो हिंदूस तो है नहीं कि मुगलों के बारे में सारी कुछ चीजें भुला देंगे, उनको माफ कर देंगे और उन्हीं को ग्रेट बोलेंगे। जूइश इस मामले में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि जो इजराइल की सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उसकी टैगलाइन ही है वो जो कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पर जैसे ही रशिया ने इस तरह का आरोप लगाया यूक्रेन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इजरायलियों को बुरा लगा। उनके विदेश मंत्री ने इस बात का खंडन किया और इस बात को झूठा बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ठीक है आपके बीच में जो कुछ भी मतभेद है, जिस वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है, वो अपनी जगह अलग है, लेकिन नाजी बात का जो आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, ये सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके रिप्लाई में रशिया की तरफ से बड़े ही कठोर शब्द कहे गए, बहुत ज्यादा कठोर शब्द कहे गए, इतना कि कोई भी इसे टॉलरेट नहीं कर सकता, और खासकर एक यहूदी तो कभी भी इन शब्दों को सहन नहीं कर सकता। रशिया की तरफ से उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह कहा कि जो हिटलर था वो भी कहीं ना कहीं यहूदियों से जुड़ाव रखता था। उसकी जो पुरानी जनरेशन थी, उसके जो पूर्वज वगैरह थे, वो भी यहूदी थे, जबकि ये बात सही नहीं है। अब सर्गेई लावरोव ने जब इस तरह की बातें कर दी कि हिटलर खुद ही यहूदियों से संबंध रखता था, उसके रिलेशनशिप थे, उसके पूर्वज यहूदी थे, इस तरह की बातें करने के बाद इजरायलियों को गुस्सा तो फूट
फूटना ही था और वो फूटा भी। पूरे इजराइल में इस समय रशिया के खिलाफ एक लहर सी चलने लगी है और यूक्रेन मामले को लेकर जितना रशिया को नहीं रोका गया, इजराइल की तरफ से जितनी हेट नहीं फैलाई गई इजराइल रशिया के खिलाफ, उससे कई कई गुनी ज्यादा नफरत इजराइल के लोग अब फैला रहे हैं रशिया के खिलाफ। इस सब को लेकर इजराइल और रशिया के बीच में हो चुकी है अच्छी खासी तनातनी। हर चीज इजराइल सहन कर सकता है, लेकिन हिटलर को लेकर इस तरह के आरोप इजराइल कभी भी सहन नहीं करेगा। बिल्कुल उसकी पॉलिसीज के खिलाफ है ये सारी बातें। अब यहाँ पर भारत फंस गया बीच में, भारत इसका समर्थन करे या उसका समर्थन करे, मामला भी कुछ इस तरह से गर्म हो गया है कि भारत समझाने की कोशिश भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पर्सनली कर पाएगा। अब इस तरह की चीजें हो गई। अब आप नीचे अपना ओपिनियन बताइएगा कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है।